जी, let's start from 295. Okay. ओके सर। और इसके बाद जो ग्रुप नंबर 5 है जिन्होंने प्रेजेंट करना था, उनके जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, प्लीज काइंडली एज सुन एज वी आर डन विद दिस, तो अपने जो भी आपके दोस्त हैं, आप ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको कॉल करें, सब लोग रेडी रहें, एंड यू गाइस आर गोइंग टू प्रेजेंट आफ्टर दैट। ठीक है? सेक्शन 295 मैनेजमेंट बाय एडमिनिस्ट्रेटर। If at any time a creditor or creditors having interest equivalent in amount to not less than 60% of the paid up capital of company represents to the commission that सर ये 295 हो चुका था, 296 से स्टार्ट करना है हमने। 6 से कर लें। सर काइंडली मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, मैं जरा वो लैपटॉप पे इसको लॉगिन कर लूँ, बंद हो गया है टच होने से स्क्रीन। ओके। मुकद्दस जी बस आ गई हूँ आगे। जी सॉरी सर। सेक्शन 296 रिहेबिलिटेशन ऑफ कंपनीज ओइंग सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इस सेक्शन में ये बताया हुआ है कि ऐसी अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका कोई एक एसपीयू जो है वो नेगेटिवली परफॉर्म कर रहा है, तो उसको जो है वो रिहेबिलिटाइज कैसे करना है। एक सेकंड रुके जरा, एक सेकंड। ये अभी अभी दरमियान में आवाज किसने दी थी? किसने दी थी जी? पूरी क्लास में से किसी को नहीं पता? सर आई थिंक ये जो है मरियम ने दी थी। जिसने दी थी वो बोले ना, बोल के बताए। बताए ना। इतने छोटे बच्चे हैं आप लोग के, मतलब ऑन भी नहीं कर सकते अपनी की हुई एक चीज को। आई विल नॉट कंटिन्यू और अलाउ यू अनलेस मुझे आप लोग बताते नहीं है कि किसने किया था एंड हु टुक हर नेम। मरियम प्लीज स्पीक अप।
ये एटीट्यूड के ऊपर ना मैं F दे दूंगा, आप लोग मुझे जानते नहीं है, ठीक है। एक मिनट भी इस चीज की बर्दाश्त नहीं है मेरे में। जो मर्जी कर लें, जिसके पास मर्जी रोते हुए जाएं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये मैं अभी बता दूं। सो बेटर स्पीक अप। किसने किसने आवाज दी थी? सर मरियम ही थी, वो एक्चुअली थोड़ी देर मेरा लॉगिन नहीं हो सका तो कोई मसला इसलिए। नहीं यार, ये मुझे, मैं पूछ रहा हूँ, आई वांट टू टॉक टू द पर्सन जिसने ये किया, मेरे से बात सर करे। सर मुझे ऐसे लगा कि कोई बोल नहीं रहा, पता नहीं मुझे, मेरे ना वैसे भी सेल में ना इशू है स्पीकर का, तो मैंने दूसरे सेल से कनेक्ट किया, तो मैंने कहा शायद हैंड्स फ्री लगाई है तो आवाज नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने मुकद्दस को बस इतना कहा था, मुकद्दस। तो वो जब बोली तो मुझे पता चल गया था कि नहीं, वैसे ही नहीं अभी कोई बोल रहा यहाँ पे। पिछले 5 मिनट से हम आपसे पूछ रहे हैं कि किसने किया है, अब उस वक्त से आप जवाब क्यों नहीं दे रही? आपको हमारी सर आवाज मैं नहीं आ रही थी? सर मेरे स्पीकर का इशू है, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने दूसरे सेल से फिर इसको कनेक्ट किया है, मुझे नहीं देखें, पता चला कि आप कह रहे थे कुछ। हाँ जी, जो पेशेंस है ना वो एक वर्च्यू है, ठीक है। या तो आप लोग म्यूट करके सो जाते हैं। अभी से मैं ये किया करूंगा कि आप लोगों के इंडिविजुअली नाम लिया करूं। अगर उसने कहा है कि 1 मिनट में लॉग इन कर लूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? इंतजार सर करें। मैंने ये भी नहीं सुना मुकद्दस ने ये कहा है। बट फवाद सर स्टिल का मैसेज आया था। इट इज नॉट योर प्लेस टू स्पीक सारे लोगों के सामने। मैं आराम से बैठ के वेट कर रहा हूँ, आई एम द इंस्ट्रक्टर, व्हाई आर यू स्पीकिंग? सॉरी सर, मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बस ये चेक कर आपका रही थी काम नहीं है, कि सब यहाँ पे हैं, आपका मेरी काम शायद। नहीं है। आपको सब यहाँ पे सॉरी हैं, सर। आपने चेक करना है तो अपने आप को ठीक करें, अपना मसला सॉल्व करें, अपने स्पीकर का खुद से सही जगह से लॉग इन करें। मतलब एक आप लोगों ने क्लास लेनी होती है, इट्स अ टूल, तब भी आप लोगों के मसले हैं। किसी का फोन खराब है, किसी का स्पीकर खराब है, किसी के सिग्नल्स नहीं आ रहे, मतलब कमाल है यार। सर आई रियली सॉरी सर, एक्चुअली हैंड रेस था मुकद्दस का, तो मुझे लगा कि वो बोल रही हैं तो मैं सुन नहीं पा रही। सॉरी सर। हम भी उसके बाद बोल रहे थे और आपसे पूछ रहे थे, आप अपनी बात को ऑन नहीं कर रही थी, ठीक है। प्लीज काइंडली, मैं आपको बता रहा हूँ, एप्टीट्यूड की माफी है। आप में से कोई मेरे पास आएगा ना, कोई मुझे 5% दे दें, मेरा को बहुत जिंदगी मौत का नुकसान हो जाएगा, तो ये पीनट्स है, कोई मसला नहीं है, शायद मैं दे दूं। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है तो आई एम सॉरी, आई विल नॉट बॉदर। बल्कि आप जानते नहीं है मुझे, ये मत करें प्लीज मेरे साथ, सर ठीक है। बिलीव नहीं, तमीज मुझे नहीं तमीज सीखें। पता कि अभी आप ओके पूछ रहे थे बस कि ठीक है, इट्स किसने ओवर, बोला। खत्म हो गई बात। ओके सॉरी सर। ओके, जस्ट कंटिन्यू। जी सर। Section 296, Rehabilitation of Companies owning sick industrial units. The provision of this section shall apply to a company owning an industrial unit which is facing financial or operational problems and is declared as a sick company by the federal government. ठीक है, सिक कंपनी का भी इसमें बताया हुआ है कि वो मतलब फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी एक ऐसी कंपनी को जिसके कोई फाइनेंशियल या ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आ रही है। After a company is declared as a sick company under subsection 1, any institution, authority, committee, or person authorized by the federal government in this behalf may draft a plan for the rehabilitation, reconstruction, and reorganization of such company, hereafter in this section referred to as the rehabilitation plan. Before approving the rehabilitation plan, federal government shall take into consideration the views relating thereto received from any quarter within this specified period. Next, the rehabilitation plan shall be submitted for approval to federal government, which shall, unless it otherwise decides for reason to be recorded, causes it to be published in the official gazette for ascertaining the views of the shareholders, creditors, and other persons concerned within a specified period. Any provision contained in the memorandum, articles, agreement, documents, or resolution as aforesaid shall, to the extent to which it is repugnant to the provisions of this ordinance or rehabilitation plan, become void. No compensation or damages shall be payable to anyone for any matter or arrangement provided for in or actions taken in pursuance of the rehabilitation plan. सर वो है तो सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अगर कहती हैं तो मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देती हूँ उसको। अगर आप करना चाहें तो कर लें, मुझे तो अंग्रेजी आती है, बट अगर आपके क्लास फेलोज में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो दे आर मोर देन वेलकम।
प्लीज। जी अगर अगर सिंपली यही बताया हुआ है कि किसी भी कंपनी का अगर कोई स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, वो ऑपरेशनली या फाइनेंशियली जो है वो अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर रहा या लॉसेस में जा रहा है और नियर टू वाइंड अप है, तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक्शन लेती है और उसकी रिहैबिलिटेशन को कंसीडर करती है और इस पूरा रिहैबिलिटेशन प्लान उनको दे दिया जाता है, ठीक है, जिसमें वो देखते हैं कि उनके जो जो क्रेडिटर और शेयर होल्डर्स हैं उनको अगर कोई कंपनसेट करना है तो कैसे करना है, नहीं करना तो क्यों नहीं करना। सिंपली रिहैबिलिटेशन प्लान है बस। नेक्स्ट पार्ट 11 वाइंडिंग अप प्रिलिमिनरी सेक्शन 297 मोड्स ऑफ वाइंड अप करना है तो उसके क्या क्या मोड्स हो सकते हैं। The winding up of a company may be either by the court or voluntary or subject to supervision of the court। या तो कोर्ट ऑर्डर्स के जो है वो कोर्ट फोर्सफुली जो है उसको वो कर देगी, ऑर्डर्स इशू कर देगी वाइंडिंग अप के, या कंपनी की मैनेजमेंट अगर वो ये देखे कि कंपनी में बिल्कुल ही जान बाकी नहीं बची और हम किसी भी तरह उसको जो है वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ा करने के काबिल नहीं है, तो वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ जा सकते हैं। Save as otherwise expressly provided, the provisions of this ordinance with respect to the winding up shall apply to the winding up of a company in any of modes specified in subsection 1. Section 298 liability as contributories of present and past members. In the event of a company being wound up, every present or past member shall, subject to the provision of Section 299, be liable to contribute to the assets of the company to an amount sufficient for payment of its debts and liabilities and the cost and charges and expense of the winding up. इसमें यही बताया हुआ है, जैसे अगर वाइंड अप के केस में जैसे हम देखते रहे हैं कि एक कंपनी जो है जैसे वो जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है या जो है वो मतलब लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, तो अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, अगर एक लिमिटेड कंपनी है तो जितनी वो स्पेसिफाइड टर्म्स होंगी, शुरू में हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था, जो मतलब जितना डिसाइडेड था एक शेयर होल्डर जो है वो इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी कितना जो है कंट्रीब्यूट करेगा, वो यहाँ पे उसे देना पड़ेगा जितने कंपनी लॉस बेयर कर रहे हैं अपना शेयर। और अगर अनलिमिटेड है तो फिर जो जो शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे। इन द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी which has a share capital, every member of the company shall be liable in addition to the amount undertaken to be contributed by him towards the assets of the company in the event of its being wound up। वही बात है जो मैंने बताई है कि अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो उनके पर्सनल जो एसेट्स हैं वो भी जो है आ जाएंगे इसमें, इसके एक्सपेंसेस को और लॉसेस को कवर करने के लिए। To contribute to the extent of any sum unpaid on any shares held by him as if the company were a company limited by shares। Section 299 liability of directors whose liability is unlimited। ठीक है, जिन जिन डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप उनकी लाइबिलिटी क्या होगी। In the winding up of a limited company, any director, whether past or present, whose liability is in pursuance of this ordinance unlimited, shall, in addition to his ability, if any, to contribute as an ordinary member, be liable to make a further contribution as if he were at the commencement of the winding up a member of an unlimited company, provided that जो जो एक नॉर्मल मेंबर की लाइबिलिटी होती है, ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी के केस में वही सेम लाइबिलिटी डायरेक्टर पे भी इम्पोज होगी, provided that a past director shall not be liable to make such further contributions if he has ceased to hold office for a year or upwards for the commencement of the winding up. A past director shall not be liable to make such further contributions in respect of any debtor liability of the company contracted after he ceased to hold office। लिमिट बताई है कि कितना अरसा हो गया हो उसको ऑफिस अपना मतलब होल्ड किए हुए एज डायरेक्टर या एज मेंबर। नेक्स्ट सेक्शन
Subject to the articles, a director shall not be liable to make subject to the articles, a director shall not be liable to make such further contributions unless the court deems it necessary to require that contribution in order to satisfy the debts and liabilities of company and costs, charges and expense for the winding up. Next. Definition of contributory. The term contributory means every person liable to contribute to the asset of a company in the event of its being wound up, and include the holder of any shares which are fully paid up, and in all proceeding for determining all proceeding prior to the final determination of the person who are to be deemed contributories includes any person alleged to be a contributory. अच्छा जी, यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुकें, एक सेकंड, आई हैव अ क्वेश्चन। कंट्रीब्यूटरी जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब जब भी किसी कंपनी ने माइंड अप होना होता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में होना चाहिए। इसमें इन्होंने पर्सन कहा हुआ है, क्या कंट्रीब्यूटरी को इंस्टीट्यूट भी हो सकता है? रेज हैंड्स, डोंट आंसर अदरवाइज। कंट्रीब्यूटरी क्या इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो कैसे? इसकी एग्जांपल दें मुझे। एनीवन, कोई बंदा? जी इकरा जावेद जी, मैडम बताएं। कंट्रीब्यूटरी जो है वो फिर इंस्टीट्यूशन वो पर्सन के बिहाफ पे ओवरऑल इंस्टीट्यूशन हो सकती है। लाइक अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी कोई कंसल्टेंट फर्म्स कोई कर ले, कोई और हायर कर ले, तो उनमें भी तो आपकी आवाज मुझे क्लियरली नहीं आ रही। आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, थोड़ा करीब आके बोलें प्लीज माइक के। सर मैंने माइक बिल्कुल मुंह के करीब रखा हुआ है सर, नेट का बहुत इशू है जी। आप क्या कह रही हैं, दोबारा रिपीट करें। सर मैं ये कह रही हूँ होगा पर्सन ही, लेकिन इंस्टीट्यूशन जो है वो हम इंस्टीट्यूशन को भी कंसिडर इसमें कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे लोग होंगे, जो नेम इंस्टीट्यूशन का यूज़ होगा लेकिन काम जो है वो लोग ही कर रहे होंगे, और जो है वो इसे कंट्रीब्यूटरी के तौर पर, जैसे कंसल्टेशन फर्म्स जो हैं वो हायर की जाती हैं जो फर्दर किसी भी काम को करने के लिए कंपनीज हायर कर लेती हैं, तो फिर उसके बिहाफ पे वो रोल प्ले करेंगे कि वो एज अ कंट्रीब्यूटरी करें। लेकिन सर अच्छा चलें, अच्छा चलें ठीक है। जी 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 मुकद्दस बताएं। सर कंट्रीब्यूटरी इंस्टीट्यूशन बिल्कुल हो सकता है कि अगर जैसे एक ही कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं ना हम उसे। बिल्कुल सही। तो सर मतलब अगर इसमें पर्सन कहा हुआ है, कंपनी की आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूटरी हो सकता है। एक सब्सिडरी कंपनी है, उसकी होल्डिंग कंपनी अगर वाइंड अप होने जा रही है तो जो सब्सिडरी है वो डेफिनेटली उसमें कंट्रीब्यूटरी तो हो गई, और वो आर्टिफिशियल पर्सन है। सर अच्छा बिल्कुल इसमें ठीक है। जी जी फवाद साहब। जी सर, इसमें लॉ फर्म भी जैसे जो है वो हो सकती है, वो एक पर्सन, लीगल पर्सन के तौर पे जो है उसकी बाइंडिंग आपको देख सकती है। तो अच्छा आप लोग समझते हैं कि हाँ ठीक है सर, वो क्लियर हो गया फवाद साहब, थैंक यू। अगला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को पता है कि फाइनेंसिंग कैसे होती है? मतलब एक कंपनी को अगर बैंक ने पैसा देना है, किसी कंपनी को फाइनेंस करना है, तो वो कैसे करता है? मतलब क्या एवेल्यूएशंस होती हैं? और एक फाइनेंसिंग, ये नॉर्मल फाइनेंसिंग जिसके अंदर आप उसके कैश फ्लोज देखते हो, आप उसकी एसेट बेस देखते हो। फिर कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो बहुत बड़े जाइंट्स होते हैं, उनके और वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, तो बेसिकली उनके एसेट्स भी स्टॉक की सूरत में नॉर्मल लोगों की मलकियत होते हैं। तो उन कंपनीज पे आप एक चीज करते हो, आप उनकी बैलेंस शीट फाइनेंसिंग करते हो। आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस क्या है क्लास में किसी को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ऑर्डिनरी फाइनेंसिंग एंड बैलेंस शीट फाइनेंसिंग? बहुत सिंपल सी बात है। जी इकरा दोबारा से बताएं। सर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रही हूँ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उसमें हम अपनी कंपनी की और दूसरी जो कंपनी है उससे कंपेयर करके हम देखेंगे, तो फिर हम फाइनेंशियल उससे अंदाजा लगाएंगे। पिछले साल से भी कर सकते हैं कि लास्ट ईयर में कितना था मेरा जो था वो बैलेंस शीट में मेरी एसेट्स लायबिलिटीज और टोटल जो है वो आ रहा था, और इस साल कितना है, तो मुझे कितनी जो है वो नीड होगी फाइनेंस की फर्दर। आपका कॉन्सेप्ट और आपकी बात
आपके कॉन्सेप्ट और आपकी बात ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ड है, एक जार्गन है जिसके लिए मैं आई एम लुकिंग फॉर, वो मैं अगर किसी और को समझ में आ जाए तो कोई और बोल दे। आपकी बात ठीक है, थैंक यू जी। एनीवन एल्स? बैलेंस शीट फाइनेंसिंग और ऑर्डिनरी फाइनेंसिंग क्या डिफरेंस है? सर ऑर्डिनरी फाइनेंसिंग जो है वो उसकी जनरल उसकी जो मतलब कैश फ्लो देखा जाता है कि वो डे टू डे अफेयर्स जो है बिजनेस की मैनेज कंपनी कर सकती है या नहीं। बैलेंस शीट फाइनेंसिंग जो है इसमें रेशियो एनालिसिस और उसकी टोटल जो मार्केट वर्थ है, मतलब दूसरे बैंक्स में अगर उसकी हम क्रेडिट हिस्ट्री देख, ठीक है, बैंक में जो प्रैक्टिकली हो रहा होता है, रेशियो एनालिसिस आ जाती है बैलेंस शीट से सारे आइटम उठा के उसकी रेशियो का मतलब देख लेते हैं कंपनी में कितनी जो है वो जान है, वो अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस जो है उसको मीट अप कर सकती है या नहीं कर सकती। और उसकी पास्ट हिस्ट्री देखते हैं कि पास्ट अगर किसी बैंक ने मतलब उस पे एक्सपोजर लिया था तो उसकी जो रीपेमेंट हिस्ट्री है वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं। अब इस सर स्पेसिफिक टर्म जी जो है वो हैंड रेज करके मरियम, हैंड रेज करके। स्पीकर खराब है, हैंड रेज तो खराब नहीं है। जी बोले। सर बैंक वो टर्म यूज करते हैं SBA लोन, उसको एक स्मॉल लोन दे के उसको चेक कर सकते हैं कि इसकी रिकवरी इसने कितने टाइम ड्यूरेशन में की है, और इस तरह वो उसको नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो ज्यादा फाइनेंसिंग कर सकते हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट फाइनेंसिंग एंड ऑर्डिनरी फाइनेंसिंग? दैट्स माय क्वेश्चन। ठीक है, चलें ठीक है, थैंक यू। मैं आपको बता देता हूँ, मुकद्दस की बात प्राइमरीली ठीक थी। बात ये होती है कि बैलेंस शीट फाइनेंसिंग उन कंपनीज को के लिए की जाती है जो हाईली लेवरेज होती हैं, ठीक है। उसके अंदर वो क्या देखते हैं, वो बैलेंस शीट को आइटमाइज्ड लेवल के ऊपर देखते हैं कि अगर एसेट्स हैं तो उनके आइटम्स क्या हैं, मतलब कितने फिक्स्ड में हैं, कितने जो है वो सेलेबल हैं, कितने एसेट्स ऐसे हैं जो आपको फॉरेन से लिक्विडिटी दे सकते हैं। उसके बाद वो आपकी लेवरेज चेक करते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट फाइनेंसिंग वहां पर होती है जहाँ पे मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो फाइनेंसिंग कर रहे हो, और जो इंस्टीट्यूट है या जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाइनेंस किया जा रहा हो, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो, ठीक है, मतलब स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी होती है, ठीक है। इस सूरत में होता क्या है कि कई दफा बात शुरू हुई थी कॉन्ट्रीब्यूटरीज से, तो कई दफा ऐसा होता है कि अगर वो पूरी की पूरी कंपनी जिसको मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लेवरेज किया हुआ है, उनको फाइनेंस किया हुआ है, वो जाती है वाइंड अप की तरफ, तो होता क्या है कि कई दफा फाइनेंसिंग के दरमियान, खासतौर पे बैलेंस शीट फाइनेंसिंग करते हुए, ये एक क्लॉज होती है इन बिटवीन कि अगर वाइंड अप के ऊपर जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने फाइनेंस बाद में किया जानते बूझते हुए कि बैलेंस शीट फाइनेंसिंग आपने की ये देखते हुए कि आने वाले टाइम की जो फोरकास्ट है वो बहुत बेहतर है या सूटेबल है इस कंपनी के लिए, लेकिन समहाउ फॉर वन रीजन और अनदर उस कंपनी को वाउंड अप करना पड़ा, तो तब आप उसकी वाइंडिंग अप के अंदर भी, बिकॉज आपने एक तरह से गैम्बल किया है, तो आप उसकी वाइंड अप के अंदर भी जो आपने फाइनेंस किया है उसके बाद भी अगर आपको कोई पैसा देना पड़े उसको वाइंड अप को स्मूथली करने के लिए, और जो भी उसके फर्दर क्रेडिटर्स हैं उनको पैसा देने के लिए, तो वो आप उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूटरी होंगे, आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, चाहे एट द सेम टाइम आप क्रेडिटर भी हैं। आपको समझ आई कि आपने पैसा भी दिया है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वाइंड अप की तरफ जाती है कंपनी, तो आपको उसके वाइंड अप के अंदर भी एक्स्ट्रा कैपिटल अगर इंजेक्ट करके इस प्रोसेस को स्मूथ करना पड़े तो आप करेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन्स भी हो सकते हैं और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और साइड पे जरा बात है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसे भी होता है कि जिन्होंने पैसे दिए होते हैं वो पैसे सिर्फ इस बेसिस के ऊपर ही दिए होते हैं कि उनको अपना रिटर्न चाहिए, वो इस बेसिस के ऊपर भी दिए होते हैं कि वो प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी देयर आर क्लॉजेस जिसके अंदर जो बैंक्स हैं वो पार्टी बन जाते हैं प्रॉफिट मार्जिन में भी। पैसा इस सूरत में दिया जाता है या फिर लेवरेज इस सूरत में किया जाता है कि अगर उनको उनके रिटर्न के साथ प्रॉफिट्स में से कोई पर्टिकुलर शेयर मिलेगा, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री बूम के ऊपर है या कोई ट्रेंड ऐसा आ गया, जैसे आजकल के टाइम के अंदर मेरा ख्याल है जितनी ये जो पर्सनल हाइजीन की कंपनीज हैं, अगर इसमें से किसी को जरूरत पड़े तो आने वाला टाइम देखते हुए और ट्रेंड देखते हुए कोई भी बैंक कहेगा जी हम आपको लेवरेज करते हैं, आप डूब रहे हैं, वी विल सपोर्ट यू, लेकिन हमें ये लगता है कि आने वाले टाइम में बेहतरी आ सकती है, तो हम आपके कॉन्ट्रीब्यूटरी भी बनेंगे अगर आपको वाइंड अप करना पड़ता है, और एट द सेम टाइम हम क्या कहते हैं आपके प्रॉफिट्स में भी पर्टिकुलर मार्जिन के जो है वो हिस्सादार होंगे, तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट, ठीक है, जस्ट अ कॉन्सेप्ट। ठीक है मुकद्दस, कंटिन्यू करें। जी।
Nature of liability of contributory. The liability of a contributory shall create a debt accruing due from him at the time when his liability commenced, but payable at the time specified in call made on him for enforcing the liability. No claim founded on liability of a contributory shall be cognizable by any court of small causes. सर काइंडली इसको अगर थोड़ा सा elaborate करते हैं आप. एहसन साहब एक सेकेंड. बिल्कुल सही. और एक सौर फर्स्ट हबीब मुदारबा. यस, गुड एग्जांपल्स. सर किस चीज की एग्जांपल है मुदारबा? एहसन साहब प्लीज एक्सप्लेन करें. सर बिल्कुल, ये जो पहले जैसे आप एग्जांपल जो पहले वाली बात आप कर रहे थे उसमें लाइक अगर कोई कंपनी बैलेंस शीट पे लेती है लोन, लाइक वो 5-6 फोक लिफ्टर या व्हीकल जो है वो लेती हैं ओरेक्स मुदारबा से. अब 5 गाड़ियां उन्होंने लीज करवाई ये, और इन केस और उनकी मार्क वो पेमेंट करती जाएंगी, और इन केस अगर कंपनी बाइंडिंग अप की तरफ चले जाती है तो जो ऑटो इंडस्ट्री है उन्होंने जो क्लेम करना है वो ओरेक्स मुदारबा से भी करना है, क्योंकि वो गारंटियर है उसकी कि वो भी पेमेंट करेगी, जैसे बिल्कुल आप अभी बता रहे थे बैलेंस शीट की तरफ. तो ओरेक्स मुदारबा एंड फर्स्ट हबीब मुदारबा ये भी इसी में आएंगी. बिल्कुल ठीक है. ये सेकंड क्वेश्चन पूछ रही हैं कि ये जो 301 है सेक्शन, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? इट इज वेरी सिंपल. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें इतना मुश्किल क्या है. मैं जो है मैं बता देती हूँ, मुझे समझ ही थोड़ा सा मैं इसको और तरह से देख रही थी. इसमें सर सिंपली इतनी ही बात है कि लाइबिलिटी, एक कंट्रीब्यूटरी की जो लाइबिलिटी है वो जैसे ही मतलब वो हिस्सेदार बनेगा तो तब से शुरू हो जाएगी, लेकिन पेबल तब भी होगी जब वो जब वो अक्रू हो जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी. कंट्रीब्यूटरी इन द केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर. नेक्स्ट फवासा, नेक्स्ट टाइम. If a contributory dies either before or after he has been placed on the list of contributories, his legal representatives shall be liable. ठीक है, अगर किसी कंट्रीब्यूटरी जो कि एक पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं आगे वो उसकी लाइबिलिटी पे करने के लिए लाइबल होंगे. In a due course of administration to contribute to the assets of company in discharge of his liability and shall be contributories accordingly. ठीक है, लीगल एयर्स जो हैं डिसीज्ड के वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इसकी लाइबिलिटी पे करने के लिए, और चूंकि वो बीइंग लीगल एयर वो खुद कंट्रीब्यूटरीज बन जाएंगे डेथ के बाद. If the legal representative make default in paying any money ordered to be paid by them, proceedings may be taken for administering the property of the deceased contributory and of compelling payment thereout of the money due. अगर जो लीगल एयर्स हैं वो भी डिफॉल्ट कर जाते हैं लाइबिलिटी की मनी पे करने के लिए, तो उस जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी जो है उसमें से लाइबिलिटी एडजस्ट की जाएगी. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूटरी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर. अगर एक मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया है तो कंट्रीब्यूटरी कौन होगा? If a contributory is adjudged insolvent either before or after he has been placed on the list of contributories, then his assignees in insolvency shall represent him for all the purposes of winding up and shall be contributories accordingly and may be called on to the admit to proof against the estate of the insolvent. पहले वाली बात ही है, यहाँ पे अगर कोई मेंबर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो आगे कोर्ट की तरफ से जो उसका असाइनी होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए. there may be proved against the state of insolvent the estimated value of his liability to further calls as well as calls already made. Contributories in case of winding up of a body corporate which is a member. अगर एक कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है और वो कंट्रीब्यूटरी है तो लाइबिलिटी क्या होगी? If a body corporate which is a contributory
is ordered to be wound up either before or after it has been placed on the list of contributories. The liquidator of the body corporate shall represent it for all the purposes of the winding up of the company and shall be a contributory accordingly. Liquidator जो कोर्ट अपॉइंट करेगी इस केस में वो contributory के तौर पे एक्ट करेगा and may be called on to admit to proof against the assets of the body corporate or otherwise to allow to be paid out of the assets in due course of law any money due from the body corporate in respect of its liability to contribute to the assets of the company. There may be proved against the assets of the body corporate the estimated value of its liability to further calls as well as calls already made. To future calls and calls as well as calls already made. ठीक है. Future calls है, further call नहीं. ठीक है, 3 और 4 तक हो गया. सही है, done. जी सर, यहाँ तक था मेरा पोर्शन 304 तक. Thank you so much जी. सर इसकी जो ए पार्ट है सर, एक्सक्यूज मी सर, हैंड रेस करके बोला करें प्लीज, हैंड रेस करके बोला करें जी. इकरा बताएं. सॉरी सर, वो एक्चुअली मैंने 2 जगह से लॉगिन किया, आज इंटरनेट का कनेक्शन का इशू था इसलिए हैंड रेस करना भूल गई. जी सर, वो एक्चुअली से जो फर्स्ट ए पार्ट है इसमें सर समझ नहीं आई थी, आप प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे इसमें कहना क्या चाह रहा है जी. मुकद्दस एक्सप्लेन करें. में जो है वो सर ए पार्ट, ए जो है इसका सेक्शन. जी मुझे पता नजर आ रहा है जी. मुकद्दस बताएं. सर मैं बताऊं? बताएं फौज. जी सर, इसमें वो ये बता रहा है कि जो कंट्रीब्यूटरी बनाया था और वो कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, मसलन कोई फर्म है या कोई और कंपनी है, वो खुद ही डिफॉल्ट कर गई है और वो खुद लिक्विडेट होने जा रही है. तो उसका लिक्विडेटर फिर जो है वो कंट्रीब्यूटरी का रोल उसको अज्यूम हो जाएगा और वो बिल्कुल सही. और जो एसेट्स से जो भी पैसे उसे मिल रहे होंगे वो उनसे कंट्रीब्यूट करेगा, जो कंपनी जो है उसको पैसे उसके एसेट से देगा. बिल्कुल ठीक. एनी कंफ्यूजन जी? जी सर, जो फवाद साहब वाली बात ही है कि लिक्विडेटर जो कोर्ट अपॉइंट करेगा, ठीक है, वो एक कंपनी की ऑलरेडी जो कमिटमेंट है जहाँ पे कहीं भी वो कंट्रीब्यूटरी थी, अब वो खुद कंपनी ही डिफॉल्ट में चली गई, कोर्ट की तरफ से लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, तो लिक्विडेटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उस कंपनी की सारी कमिटमेंट्स के लिए. ठीक है. और अगर वो बॉडी किसी और कंपनी की कंट्रीब्यूटर है तो वो लिक्विडेटर जो है वो कंट्रीब्यूटर का रोल प्ले करेगा. इतनी सी बात है. वेरी सिंपल. जी बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है सर, थैंक यू. वेलकम, नो प्रॉब्लम. अच्छा फवाद साहब, हर ग्रुप में मुझे जिन लोगों का पता है, फवाद साहब हैं, एहसन है, मशारी साहब हैं, इकरा मलिक, हाजरा, मिस मरियम, एहसान, ये आप लोगों से मेरे क्वेश्चंस हैं. मुझे ये बताएं कि जो आप लोगों का फाइनल है, हाउ वुड यू वन बाय वन हैंड रेस करके हाउ वुड यू लाइक इट टू बी? आपके ख्याल से कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए? मल्टीपल चॉइस, मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, सिर्फ सब्जेक्टिव या सिर्फ ऑब्जेक्टिव? Anyone wants to answer, you can answer. Raise your hands and answer. जी हाजरा. सर ऑब्जेक्टिव. सारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ठीक है जी. ऑलराइट जी. एहसन साहब. सर मेरा ओपिनियन है कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बोथ, बिकॉज अगर हम टोटली ऑब्जेक्टिव की तरफ भी जाते हैं तो जाहिर है वो 25 है या 50 मिनट्स का एग्जाम होगा, तो फाइनल एग्जाम है ऑन द स्पॉट. तो अगर कोई 60 मिनट्स या 80 मिनट्स हम उधर फिजिकली जो है वो अपीयर होके पेपर करेंगे तो ये थोड़ा बेटर है. एंड सेकंड थिंग कि अगर ऑब्जेक्टिव भी है इसमें और सब्जेक्टिव भी हो जाएगा तो ये थोड़ा ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव एग्जाम हो जाएगा कि कुछ इसमें डेफिनेशन भी हैं, कुछ ट्रू फॉल्स या एमसीक्यूज भी हैं. तो आई लाइक बोथ, जो पेपर हो उसमें कुछ सब्जेक्टिव का पार्ट भी हो और कुछ ऑब्जेक्टिव का पार्ट भी हो. बाकी जैसे आपको बेहतर लगे सर आप वैसे फाइनलाइज कर लें, क्योंकि फाइनल एग्जाम है ऑन द स्पॉट 60 मिनट्स या 20 मिनट्स क्योंकि पेपर के ऊपर मेंशन होगा, तो वो भी थोड़ा बेहतर होगा. ठीक हो गया जी. रिजवान साहब. सर इसमें
शॉर्ट आंसर ले सकते हैं और एमसीक्यूज, ये दोनों मतलब जो शॉर्ट आंसर है वो थोड़ा सब्जेक्टिव में आ जाएंगे और जो एमसीक्यूज है वो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, तो यार टाइम भी मैच सेव द हो कॉलम जाएगा। भी मैच द कॉलम भी मैच, तो वो भी सर तो ये एमसीक्यू वो भी मैच तो द ऑब्जेक्टिव कॉलम जो होता है है। सर, ये अच्छा जो मैच ठीक द है। कॉलम है वो भी एमसीक्यूज में आ जाएगा सर, जी मैचिंग कॉलम जी जो है। मशारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जनाब। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, मेरा ख्याल है कि ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है मकसद तो एवेल्युएशन है। तो डेफिनेशन हमने पहले बहुत लिख चुके हैं, सब्जेक्टिव भी बहुत कर लिया है, और इसमें मकसद तो ये है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं और कितने क्लियर हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो इसमें ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, मैच द कॉलम भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइसेस भी हो सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लेकिन ठीक है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे कुछ टर्म्स आ जाती हैं जैसे प्राइमा फेस ऑब्लिगेशन या कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम या प्री पसू क्या चीज़ है, इस तरह की जो चीज़ है, अगर सर कोई 5 मार्क्स का या 2 मार्क्स का कोई सब्जेक्टिव भी पूछ लेते हैं कि ये टर्म क्या है, तो ये आई थिंक ये भी एक वैलिड चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ सब्जेक्टिव आ जाए। हाँ जी जी देखें असम देखें साहब, सर, मैंने जो अपना ओपिनियन सब्जेक्टिव बताया है ना, सिर्फ। हाँ ठीक है, जो सब्जेक्टिव है ना जी, सब्जेक्टिव भी मैं इस पे तो बिलीव ही नहीं करता कि मैं आपको 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन दे दूं, कहूँ एक पेज लिखने 20 वर्ड्स 30 वर्ड्स मैक्सिमम 50 वर्ड्स दैट्स इट। ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट की बात है, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है। ठीक है, सेक्शंस मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आपको आते हो, हाँ, लेकिन आपको इन सेक्शंस पे कभी कोई बात कर रहा हो तो आपको बस बात करनी आती हो, दैट इज द एंटायर पर्पस। बट एनीवेज ठीक है जी मरियम। सर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसमें मल्टीपल चॉइस और 7 कॉलम और ट्रू फॉल्स हों। आई ठीक हो सजेस्ट गया दिस। जी। जी इकरा मलिक। जी इकरा, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। सर एक्चुअली आप जो हैं वर्ड्स के अकॉर्डिंग देते हैं कि इतने वर्ड्स लिखने हैं, तो वो जो आपका क्राइटेरिया वो बिल्कुल ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग कर लें, जैसे हमारा फर्स्ट क्विज हुआ था। तो आप, लेकिन आप क्या कह रही हैं कि सिर्फ सब्जेक्टिव हो, मतलब सिर्फ क्वेश्चंस हो? नहीं सर, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मतलब ये दोनों चीजें होनी चाहिए। फातिक साहब, द ग्रेट फातिक शहबाज साहब, जनाब आप हैं क्लास में, बड़ी बात है, आपका आवाज सुनने का मौका मिलेगा हमें। जी बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही अभी भी। सर 1 मिनट से कम रह गया, सॉरी। जी फातिक। सर वो कह रहे हैं मीटिंग में 1 मिनट रह गया फवाद साहब। अच्छा 1 मिनट रह गया मीटिंग में। जी 1 मिनट।